नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वे पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादप में पोषण विधि। केवल पादप ही हैं ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करके बनाते हैं स्वापोषी कहलाते हैं। अतः ऐसे पादप जो स्वापोषी होते हैं, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निहित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपना परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियां तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तथा शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमें देखना क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। कोशिकाएं। आपने देखा होगा इमारतें ईंटों से बनी होती है। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना भी होती है, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रकार ऑक्सीजन निर्मित होती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो
हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्रियाकलाप 1.1 एक ही प्रकार के पादपों को दो गमले लीजिए। एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रख दीजिए, दूसरे सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिस आपने अंधकार में रखा था 2 से 3 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण में नोटबुक में लिखिए। अपने गीले दीवारों, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपकी देखे होंगे। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जैसे शैवाल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण सभी अपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण अभी आपने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ को प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप पौधे ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीते हैं? वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह पादप के लिए भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। 1.5 क्या आपको एक वृक्ष पर तने की शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? यह अम्ब्रेला का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये अवरोहित होते हैं वह परपोषी कहलाता है, क्योंकि अम्ब्रेला जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों में वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम ये अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करें। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं। यह विस्मयकारी कौन नहीं है? यह विस्मयकारी नहीं है। ऐसे पौधे हम हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। 1.6 पादप को देखें। इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, उसके नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अगोमुखी होते हैं। जब कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह इसके रोम के बीच फंस जाता है। ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। मृतजीवी अपने बाजार के छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7 वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी
गली टूटी टहनियों अथवा तनों द्वारा छाल पर छत्ते की समान संरचनाओं व गच्चे के भी आपने देखे होंगे। आइए इनके जीवन यापन हेतु इस किस प्रकार पोषण की आवश्यकता होती है और इन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 1.2 ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। उस पर एक रखा हुआ रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोई जैसी संरचना दिखाई दे। ये धब्बे किस प्रकार के हैं? अर्धवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन करें। इनके परीक्षणों को नोटबुक में लिखें। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती हैं। मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की तरह कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उन्हें साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात ये विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली जिसे हम जीव की मृत विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाती हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जहाँ नम व उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु में दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो वे नम या उष्ण हो जाते हैं, अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल पोषण के अवशोषण में सहायता करते हैं। वृक्ष के लिए संबंधों का विश्लेषण महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल को क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लान गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वह इस मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं मृदा में खनिज पोषक अथवा तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों के समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पाद में पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। यद्यपि कुछ वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन के विलयन रूप को अवशोषित कर लेते हैं। कुछ जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयन पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा अन्य नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इनके बदले
पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास या खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उन्हें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामर्थ्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषी प्रणाली अपनाते हैं, जैसे परजीवी, मृतजीवी। परजीवी मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। उन्हें विषमपोषी के रूप में सामूहिकृत किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? प्रमुख शब्द: स्वपोषी क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषी, मृतजीवी, रंध्र सहजीवी, कवक। इन शब्दों पर अलग से जानकारी इकट्ठा करें, विस्तार से पढ़ें। आपने क्या सीखा? अभ्यास: